प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज हम करेंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। प्यारे बच्चों, इसको हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और इसको हिंदी में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पूरा चैप्टर अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस पूरे चैप्टर की स्टोरी और डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छे से जान पाएं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड और इसकी जो ऑथर है वो है एनीज जंग। एनीज जंग वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। एनीज जंग का जन्म 1964 में हुआ राउरकेला में। इन्होंने अपना बचपन और किशोर अवस्था हैदराबाद में बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनकी एजुकेशन हैदराबाद और यूएसए में हुई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर, दोनों ही इनके माता पिता राइटर थे। एनीज जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। इन्होंने लिखना शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये बहुत ही न्यूज़पेपर में एडिटर रहीं और इन्होंने कई कॉलम लिखे इंडिया और विदेशों में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक, और कितनी ही किताबें इन्होंने लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो पार्ट है, उनकी एक किताब है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसमें से लिया गया है। हियर शी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम These children to a life of exploitation। यहाँ पर वो एनालाइज करती हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों के एक्सप्लोइटेशन का कारण उनकी गरीबी और रिवाज है। Sometimes I find a rupee in the garbage। कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया भी मिल जाता है। Why do you do this? I ask साहब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैंने साहब से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जब मैं उसे रोज कूड़े के ढेर में सोना ढूंढते हुए देखता हूँ। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब अपना घर बहुत पहले छोड़ चुका है। सेड एमिज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। ढाका में हरे भरे खेतों के बीच अपने घर की उसे अब कोई याद नहीं थी। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। वहाँ ऐसे बहुत सारे तूफान आए जो उनके घरों को और खेतों को उड़ा करके ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ बताती है। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। और इसीलिए वो वहाँ से छोड़कर आ गए और यहाँ पर वो बड़े शहरों में अब सोने की तलाश में है जहाँ वो अब रहता है। I have nothing else to do, he mutters looking away। दूर देखते हुए उसने अपने मन में कहा कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। Go to school, I say glibly। मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया, स्कूल जाओ। Realizing immediately how hollow the advice must sound। और तुरंत ही मुझे ध्यान आता है कि मेरी ये सलाह, ये एडवाइस कितनी खोखली है। There is no school in my neighborhood। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। When they build one, I will go। और जब वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। Will you come? I ask half joking। मैंने उसे मजाक करते हुए कहा कि अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम आओगे स्कूल में पढ़ने? Yes, he says स्माइलिंग ब्रॉडली। बड़ी सी मुस्कान के साथ उसने कहा, जरूर। A few days later, I see him running up to me। Is your school ready? कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो मेरे पास दौड़ के आ रहा है और उसने पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? It takes long time to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant। अपने ही प्रॉमिस से शर्मिंदा होते हुए मैंने कहा कि स्कूल खुलने में बहुत टाइम लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। और ऐसे धुंधले वायदे दुनिया भर में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, आई आस्क हिम हिज नेम। जानने के कई महीनों बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस। उसने बताया, उसने घोषणा की, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। वो नहीं जानता था कि इसका क्या मीनिंग होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर उसे इसका मीनिंग पता होता कि इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता।
Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम का मीनिंग जाने बिना वो गली गली अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। यह एक नंगे पैर घूमने वाले बच्चों की ऐसी सेना है जो बहुत सुबह पक्षियों की तरह निकलते हैं और दोपहर में कहीं खो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीनों के बाद अब मैं उन्हें पहचानता हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ही आंसर सिंपली। उसने बहुत साधारण सा उत्तर दिया कि मेरी मम्मी ने शेल्फ से चप्पल नीचे उतार के नहीं दी। Even if she did, he will throw them off. Add another one. दूसरे ने कहा कि अगर वो उतार के दे भी देती तो मैं उन्हें फेंक देता। Who is wearing shoes that do not match? When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं उसकी बात का जवाब देती हूँ, उसको बोलती हूँ, तो वो अपने पैर आगे पीछे करता है और कुछ नहीं कहता। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तीसरे बच्चे ने बोला कि मुझे जूते चाहिए, जिसने जीवन में कभी जूते नहीं पहने थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. देश में अलग अलग जगह पर घूमते हुए शहर में गांव की सड़कों पर ऐसे बच्चों को नंगे पैर चलते देखती हूँ। It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. एक बच्चे ने ये भी कहा कि ये पैसे की कमी नहीं बट एक रिवाज है, कस्टम है, ट्रेडिशन है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मैं सोचती हूँ कि कहीं यह लगातार चलने वाली गरीबी को समझाने का एक प्रयास तो नहीं। I remember a story a man from उडीपी once told me. मुझे एक कहानी याद आ रही है जो उडीपी से एक आदमी ने मुझे बताई थी। As a young boy, he would go to school past an old temple. जब वो छोटा था तो स्कूल जाते हुए एक मंदिर के पास से गुजरता था। Where his father was a priest, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो कुछ देर के लिए मंदिर के आगे रुकता और जूते की कामना करता, भगवान से बोलता कि उसको जूते मिले। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. 30 साल बाद जब मैं उसके नगर और मंदिर पर गई, जो कि अब एक हवा में डूबा हुआ शहर था, एक निर्जनता जहाँ पर कोई भी नहीं था, मैंने देखा कि पीछे के आंगन में जहाँ पर नया पुजारी था रहता था, there were red and white plastic chairs. वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक चेयर्स रखी थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म जिसने पहनी हुई थी और जूते और सॉक्स पहने हुए थे, हाफता हुआ आता है एंट और अपना बैग एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. मुझे प्रार्थना याद आती है कि जब एक अन्य लड़के ने देवी से की थी। When he made finally got a pair of shoes, let me never lose them. The goddess had granted his prayer. जो प्रेयर उसने गॉडेस से की थी, he had finally got a pair of shoes. उसे अब जूते मिल गए। Let me never lose them. अब मैं इन जूतों को कभी न खोऊं। The goddess had granted his prayer. देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। Young boys like the son of the priest now wore shoes. पुजारी के बेटे की तरह छोटे बच्चे अब जूते पहनने लगे हैं। But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. परंतु मेरे पड़ोस में रहने वाले कूड़ा बीनने वाले लड़कों की तरह बहुत से बच्चे अभी भी जूतों के बिना हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. कूड़ा बीनने वालों से मेरी पहचान मुझे सीमापुरी तक ले आती है। A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. यह एक स्थान दिल्ली के बाहरी किनारे पे बसा हुआ है और मैं कहूँ कि ये अभी दिल्ली से बहुत दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. यहाँ बिना अधिकार से रहने वाले ये लोग बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। साहिब्स फैमिलीज among them. साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी was then a wilderness. सीमापुरी तब एक वीरान जगह थी। It still is, but it is no longer empty. वो अभी भी है पर अब खाली नहीं है। In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage,
ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स। यहाँ 10,000 रैक पिकर्स बिना बिजली, पानी और नालियों के रहते हैं। इनके घरों की छत मिट्टी, टिन और टारपुलिन से बनी हुई है। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits. वो यहाँ 30 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं, बिना किसी पहचान और बिना किसी परमिट के। But with ration cards that get their name on voters list and enable them to buy grain. पर उनके पास राशन कार्ड है जो उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराता है और उनको खाने का राशन यानी कि अनाज मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जिंदा रहने के लिए आइडेंटिटी से ज़्यादा उनके लिए खाना जरूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ी। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने सुंदर हरे खेत और नदियाँ क्यों छोड़ दी, तब उनमें से एक औरत जिसने फटी साड़ी पहनी थी उसने बताया कि अगर दिन के अंत में उन्हें अपनी फैमिली के लिए खाना मिल जाता है और वो बिना भूख के, बिना पेट दर्द के सो जाते हैं, तो वो यहाँ रहना, अपने खेतों के बजाय यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। Wherever they find food, they pitch their tents and become transit home. जहाँ भी उनको खाना मिलता है वो अपने टेंट गाड़ देते हैं और वही उनका अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे वहीं बड़े होते हैं और जीवन में उनके हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में जीवन का मतलब है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। सालों बीत जाने के बाद अब इसने कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। गार्बेज उनके लिए एक सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। ये उनके रोज की रोजी रोटी है, ये उनके सिर के ऊपर की छत है, बेशक चाहे वो चूना रही हो, चाहे उसमें से पानी टपकता हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। पर बच्चों के लिए तो ये कुछ और ही है। आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज। साहिब बताता है कि कभी कभी उसे 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपए भी। His eyes lightening up. उसकी आंखें ऐसा कहते हुए चमकने लगती हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. कहता अगर तुम इस कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिले तब भी तुम कूड़ा बीनना नहीं छोड़ोगे। For there is a hope of finding more. क्योंकि उनके लिए और ज़्यादा पाने की इच्छा इससे जाग जाती है। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. इससे पता लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब, कूड़े का मतलब अपने पेरेंट्स के मतलब से अलग था। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए ये एक आश्चर्य से लिपटा हुआ है, यह एक खेल है, लेकिन बड़ों के लिए इसका मतलब जीवन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस। आई लाइक द गेम, ही हम्स। सर्दी की एक सुबह में मैंने साहिब को पड़ोस में क्लब के एक फेंस गेट पर खड़े हुए देखा। वो 2 बच्चों को जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं टेनिस खेलते हुए देखता है। आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। फेंस यानी कि बाउंड्री के बाहर से उन बच्चों को खेलते हुए देखते हुए वो बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। वो कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब यहाँ कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। चौकीदार मुझे इस पर झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने टेनिस के शूज पहने हैं जो उसके रंग उड़े निक्कर और शर्ट के साथ बड़े अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज in the manner of an explanation. उसने मुझे समझाते हुए बताया कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। बात यह है कि शायद किसी अमीर बच्चे ने वो फेंक दिए होंगे, पहनने से मना कर दिया होगा क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद है। डज नॉट बॉदर हिम, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। एक ऐसे बच्चे के लिए जो नंगे पैर घूमता हो, छेद वाले जूते भी एक सपना पूरा होने की तरह हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। पर वो गेम जो वो इतने ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ
आज साहेब नीचे मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनेस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनेस्टर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। उसने दूर इशारा करते हुए बताया कि अब मैं उस टी स्टॉल में काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और अब मुझे 800 रुपये और मेरा खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें काम पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक। मैंने देखा कि उसके चेहरे से अब वो बेफिक्री का भाव गायब है। द स्टील कैनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। Over his shoulder, स्टील कनस्तर कंधों पर लटके हुए प्लास्टिक के हल्के बैग से बहुत हैवी प्रतीत हो रहा है। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, कनस्तर मालिक का है जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब अपना मास्टर नहीं रहा था। यह कहानी दो बच्चों की है। पहले पार्ट में हमने साहिब के बारे में पढ़ा जो रैक पिकिंग करता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे बच्चे के बारे में जो कार चलाना चाहता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मुकेश अपना मास्टर खुद बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वो अनाउंस करता है, घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। उसने नजर मिलाते हुए कहा कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, famous for its bangle। एक सपना जो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में उसकी आंखों में चमकता है। फिरोजाबाद फेमस है बैंगल्स बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने के काम में लगा है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नांसेस, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी परिवार है पीढ़ी दर पीढ़ी भट्टी पर काम करते हैं, चूड़ी शीशों को जोड़ते हैं, चूड़ियों को बनाते हैं और पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियाँ बना रहे हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures and dingy cells without air and light। उनमें से कोई नहीं जानता कि छोटे बच्चों के लिए बिना हवा और पानी के इतने हाई टेम्परेचर भट्टियों के आगे काम करना, छोटे छोटे कमरों में काम करना अपराध है। यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है। That the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces। कहता अगर ये लॉ लगाया जाए, ये नियम कानून बताया जाए तो ये 20,000 बच्चे इन गर्म भट्टियों के आगे से बाहर निकल सकते हैं। Where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes, जहाँ वो दिन रात काम करते हैं और अपने आंखों की चमक यानी कि रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home। अपने घर ले जाने के लिए कहते हुए मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है और वो बड़े गर्व से बताता है कि उसका घर दोबारा बनाया जा रहा है। We walk down stinking lanes chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state। कूड़े के बंद बदबूदार गलियों को हम पार करते हुए जाते हैं, गिरती हुई दीवारों से हम पार करते हुए जाते हैं जिन्हें वो घर कहते हैं, जिनमें कोई दरवाजा नहीं है, टूटे हुए जिनमें कोई खिड़की नहीं है, जिनके दरवाजे कमजोर हैं। मानव और पशु इन घरों में पुराने जमाने आदिम जमाने की तरह एक साथ रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही घर के एक दरवाजे पर वह रुक गया। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, और एक आयरन डोर को, कमजोर आयरन डोर को अपने पैर से ठोकर मारता है और दरवाजा खुलता है। वी एंटर्स अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधी बनी झोपड़ी में अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ड विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। इसके एक भाग में सूखी घास के ढेर के साथ ही एक लकड़ी का स्टोव रखा है जिस पर स्पिनच लीव्स, पालक की पत्तियां पक रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, जमीन पर एल्यूमिनियम की एक बड़ी सी प्लेट में कटी हुई सब्जियां रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमजोर युवती पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। दो आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें धुएं से भरी हुई हैं पर वह मुस्कुरा रही है।
She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। उम्र में अभी वो ज्यादा नहीं है, पर घर की बहू के रूप में उसे आदर मिलना शुरू हो गया है। एज ए बहू, एक बहू की तरह, एक डॉटर इन लॉ की तरह 3 आदमियों का दायित्व उसको मिल चुका है, उसका पति मुकेश और उनके पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब बुजुर्ग आदमी अंदर जाता है तो वो धीरे से घर की टूटी दीवारों के पीछे छुप जाती है और घूंघट से अपने मुंह को ढक लेती है। As customs demand, daughter-in-law must veil their faces before male elders. जैसे कि रिवाज है कि जो घर की बहू है वो घर के मेल बड़े आदमियों के आगे सिर पे घूंघट करेंगी। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इस केस में जो एल्डर है वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी, दर्जी की तरह काम करने के बाद, चूड़ी बनाने वाले के बाद भी, वो इतनी कड़े परिश्रम के बाद भी आज तक ना तो अपने घर की मरम्मत करा पाया है और ना ही अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाया है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो अभी तक सिर्फ क्या कर पाया है, वह अभी तक केवल अपने बच्चों को चूड़ियां बनाना ही सिखा पाया है। इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। तो मुकेश की दादी कहती हैं कि ये उसका कर्मा है जिसमें उसने अपने पति को शीशे की चूड़ियों पर पॉलिश करने वाली धूल से अंधे होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। वो कहती हैं कि क्या कोई भगवान के लिखे को मिटा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। कहते क्योंकि वो बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों के घर में पैदा हुई है, मनिहारों के घर में पैदा हुई है, तो उसने अभी तक कुछ और नहीं देखा, सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां। हर घर में, हर आंगन में, हर दूसरे घर में, हर आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 color of the rainbow lie in the mounds in unkept yard, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. चूड़ियों के तरह तरह के गुच्छे, जैसे सुनहरी चूड़ियां हुई, हरी चूड़ियां, धान जैसे हरी नीली चूड़ियां, गुलाबी, बैंगनी, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में होता है, खाली पड़े आंगनों में ढेर लगे होते हैं। और lie in the mounds in unkept yard, are piled on free-wheeled handicarts pushed by the young men along the narrow lane of the shanty town. तो कहती है ये सब रंगों की चूड़ियाँ जो कि गोल घेरों में बंधी हुई होती हैं, गुच्छों में बंधी हुई होती हैं, उन्हें 4 व्हीलर पर लगा करके घर के जवान बच्चे, यंग बच्चे शहर की छोटी छोटी गंदी गलियों से ले जाते हैं। And in the dark hutments next to the lines of planes of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glasses into circles of bangles. वो कहते हैं इन अंधेरी झोपड़ियों के बराबर में जो छोटे छोटे टिमटिमाते लैंप जल रहे हैं, वहाँ लड़के और लड़कियां अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हुए इन ग्लासेस को जोड़ करके चूड़ियां बना रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेबल टू द डार्क देन टू द लाइट्स आउटसाइड। उनकी आंखें के बजाय अंधेरे में जल्दी से एडजस्ट हो जाती हैं। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। और यही कारण है कि बड़े होने से पहले ही कितनी ही बार प्राय उनकी आंखें चली जाती हैं। सविता यंग गर्ल in a drab pink dress sit alongside an elderly woman soldering pieces of glasses. फीके गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए सविता एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी हुई बैठ करके कांच को जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine. उसके हाथ एक मशीन की तरह चल रहे हैं। I wonder, मैं सोचती हूँ, if she know the sanctity of bangles she helps make, कि क्या वो इन बैंगल्स जो वो चूड़ियाँ बना रही है उनकी पवित्रता को जानती है। It symbolize an Indian woman's सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज, कि इसकी इन चूड़ियों की कीमत शादी में बहुत ज़्यादा होती है, ये एक औरत के सुहाग की निशानी है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल। इसका पता उसे अचानक तब लगेगा जब उसके सिर पर लाल दुपट्टा होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों पे मेहंदी लगी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके हाथों में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर who became one many years ago, she still has bangle on her hands.
कि बिल्कुल उसी तरह उस बुजुर्ग महिला की तरह जो उसके साथ में बैठी है, जो एक दिन दुल्हन बनी होगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, पर उसकी आंखों में चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। खुशी से वंचित आवाज से उसने कहा कि एक वक्त कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक समय के खाने को भी कभी एंजॉय नहीं किया। दैट इज वॉट शी हैज रीप्ड, ये उसकी कमाई है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, बड़ी दाढ़ी वाला उसका पति कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता। मैंने बस अपने परिवार के रहने के लिए ये एक घर बनाया है। All I have done is make a house for the family to live in. और hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसकी बात सुन करके मैं सोचती हूँ कि उसने शायद कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो बहुत अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाती। He has a roof over his head. कम से कम उसके सिर पर एक छत तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings इन एवरी होम। चूड़ी के काम के अतिरिक्त उनके पास किसी और काम के लिए पैसे का ना होना और खाने के लिए ज़्यादा ना होना, हर घर में रोना ये सुनाई देता है। ये आवाज़ हर घर में दुख, हर घर में सुनाई देता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और बच्चे भी इसी रोने को रोते रहते हैं। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। मस्तिष्क को हैरान करने वाली वर्षों की मेहनत ने उनकी सपने देखने की क्षमता और आगे बढ़ने की क्षमता को मार दिया है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तुम सब मिलकर अपनी एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बना लेते? मैंने लड़कों के एक समूह से पूछा जो कि दलालों के चक्कर में फंस चुके हैं, जिन्होंने उनके पिता और दादा को भी फंसा रखा है। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing समथिंग इलीगल दे से। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं तो हम ही लोगों को पुलिस पकड़ेगी, मारेगी और जेल में डाल देगी, और कोई ना कोई गलत काम करने का अपराध लगा के हमें जेल में डाल देगी। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके बीच में कोई नेता नहीं है जो उनको बता सके, सही दिशा दिखा सके। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी ऐसे ही थक गए जैसे वो। दे टॉक एंडलेसली in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. उनके पिता भी ऐसे थक गए जैसे वो अंतिम वो लगातार एक कॉइल में ऐसी ही बातें करते जाते हैं जो गरीबी से घृणा पर, घृणा से लालच और लालच से अन्याय की ओर ले जाती है। Listening to them, I see two distinct words. One of the family caught in a web of poverty. उनकी बातें सुन करके मुझे मैं दो तरह से सोचती हूँ। मुझे दो संसार नजर आते हैं। जैसे एक तो उनका परिवार जो गरीबी के जाल में बुरी तरीके से फंस गया है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और दूसरा चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर, जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया, इस कलंक के नीचे वो दब गए हैं। द अदर इज विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। और दूसरा साहूकारों का, दलालों का, पुलिसमैन का, लॉ बनाने वालों का, सरकारी ऑफिसर्स का और नेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, सबने मिलकर के बच्चों पर एक वजन डाल दिया है, दैट ही कैनॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार भी नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्टेड एज नेचुरली एज हिज फादर, जब तक उसे इस सब बातों का पता लगता है, इन सब बातों को वो जानता है, समझता है, तब तक वो इन सब चीज़ों को अपने पिता की तरह स्वीकार कर चुका होता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, कुछ और करने का मतलब है हिम्मत करना, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और बचपन से बड़े होने तक हिम्मत करना उन्होंने सीखा ही नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. लेकिन जब ये भावना मैं मुकेश में देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। I want to be a motor mechanic. मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He repeats. वो दोबारा बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn. वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, बट गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चलकर जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वो कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन भी उड़ाओगे? ही सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर देखते हुए वो कहता है नहीं।
In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी इस आवाज़ में एक निराशा है, लेकिन वो अभी तक अफसोस में नहीं बदली है। उसकी निराशा अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। He is content to dreams of car that he sees hurtling down the street of his town. वह अपने कार के सपनों से संतुष्ट है जिसे वह अपने शहर की गलियों में भागता हुआ देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। ऊपर बहुत कम जहाज उड़ते हैं। अरे बच्चों, ये था चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप कि चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके दोनों पार्ट आपको समझ आए होंगे। साहिब और मुकेश की कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनो, कहानी को एक बार और सुनो और सब फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि वो भी बच्चे इस कहानी को जान पाएं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।